ये कहानी है दो ताकतवर दोस्तों की। उनमें से एक सियासी गलियारे की सबसे बड़ी ताकत बना और उसके साथ ही दूसरा बिजनेस वर्ल्ड का। आरोप लगे कि सियासी रूप से ताकतवर दोस्त ने दूसरे को बिजनेस वर्ल्ड की ताकत बनाने के लिए जी जान लगा, लेकिन वक्त का पहिया घूमा, ताकतवरों पर आंच आने लगी। एक पर आंच आती तो दूसरा भी जलने लगता। आरोप है कि ऐसे वक्त में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। ये अलग बात है कि सियासी रूप से जो ताकतवर दोस्त था उसने दूसरे दोस्त को बचाने के लिए देश के लोगों का, देश के नाम का बड़ा नुकसान किया। आज इस कहानी का एक हिस्सा न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में आपको हम बताएंगे। कहानी के मुख्य किरदार हैं गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कहानी शुरू होती है साल 2021 से, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है। दरख्वास्त ये कि अगर अब तक हमसे आप नहीं जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। सुपर थैंक्स के जरिए भी आप अपना सहयोग प्यार दे सकते हैं। कहानी पर आते हैं तो साल था 2021। भारत की सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI 12 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी खरीदने का एक समझौता करती है। समझौते के हिसाब से 8 गीगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी से और 4 गीगावाट अज्योर पावर से खरीदना था। उस वक्त इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पावर परचेज एग्रीमेंट कहा गया, लेकिन इसमें एक पेंच था। सेकी ने अडानी और अज्योर से जिस दाम पर बिजली खरीदने का वादा किया वो दाम बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा कि राज्यों की बिजली कंपनियां यानी डिस्कॉम्स उस दाम पर बिजली खरीदने को तैयार नहीं थी, और जब तक राज्य नहीं खरीदते SECI अडानी से बिजली नहीं खरीद सकता था, यानी पूरा सौदा अटक गया। अडानी ग्रीन के लिए अरबों डॉलर का मुनाफा दांव पर था। इसको लेकर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि इस अटके हुए सौदे को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत का रास्ता अपनाया गया। अडानी ग्रुप ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रिश्वत दी, जो उस समय करीब 2000 करोड़ रुपए थी। सीधे शब्दों में कहें तो राज्यों के अधिकारियों को पैसे देकर मना लिया गया कि वो SECI से ऊंचे दाम पर बिजली खरीदने का एग्रीमेंट करे। ये खेल चल रहा था भारत में, लेकिन अमेरिका इस केस में कैसे बीच में आया वो समझिए। जब अधिकारियों को खरीदा जा रहा था और न्याय व्यवस्था में बाधा डाली जा रही थी, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स और बैंक से पैसा उठाया गया, जिनमें अमेरिकी इन्वेस्टर्स भी थे। अडानी ग्रीन ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स से 17.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा जुटाए और अज्योर पावर को शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थे। इसी के चलते 20 नवंबर 2024 को अमेरिका की दो बड़ी संस्थाओं ने एक साथ अडानी ग्रुप और अज्योर पावर के खिलाफ एक्शन लिया। SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अज्योर पावर के एग्जीक्यूटिव साइरल कैबर्न्स पर इस बड़े रिश्वतखोरी स्कीम में शामिल होने के आरोप लगाए, और उसी दिन US अटॉर्नीज ऑफिस ने इसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस भी अनसील कर दिए। यानी एक तरफ सिविल केस, दूसरी तरफ क्रिमिनल केस, दोनों एक साथ। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन का बयान आता है कि यह आरोप विलफुली डिफेम, डिस्पैरेज और नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, और यह भी कहा कि अडानी ग्रुप का सभी लिस्टेड कंपनियां सभी लागू कानूनों का पालन करती हैं, यानी हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ विदेशी साजिश है। ये कहा गया अडानी साहब के स्पोक्स पर्सन के जरिए। अमेरिका में जब यह सब हो रहा था, SEC के चार्जेस, DOJ की क्रिमिनल इंडिक्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में खबरें, तो स्वाभाविक सवाल था कि भारत की सरकार क्या कर रही थी। क्या भारत में कोई जांच हुई? क्या सेबी ने कुछ किया? क्या किसी सरकारी एजेंसी ने नोटिस लिया? जवाब है नहीं, बल्कि हुआ इससे उल्टा। जब अमेरिका में चार्जेस लगे तो अडानी ग्रुप के शेयर गिरे, विदेशी निवेशक भागने लगे और क्रिमिनल इंडिक्टमेंट ने अडानी ग्रुप को इफेक्टिवली डॉलर बॉन्ड मार्केट और कई इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से बाहर कर दिया। ग्रुप को पैसों की जरूरत थी, लेकिन विदेशी बैंक्स और निवेशक हाथ खींच रहे थे। कई ग्लोबल बैंक्स ने इंडिक्टमेंट के बाद ग्रुप को और कर्ज देने से मना किया। ऊपर से चार्जेस के बाद फरवरी 2025 में गौतम अडानी और सागर अडानी को लीगल समन्स भेजने की कोशिशें शुरू कर दी गई, लेकिन भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने बार बार इन कोशिशों को रोका। कभी यह कहकर के डॉक्यूमेंट पर सील और सिग्नेचर नहीं है, कभी चुप रहकर SEC के फॉलो अप लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया। 14 महीनों तक यही सिलसिला चला। आखिरकार SEC को अमेरिकी अदालत ने परमिशन लेनी पड़ी कि वो अडानी और उनके अमेरिकन लॉयर्स और ईमेल के जरिए समन्स भेज सके। एक तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा सिक्योरिटीज रेगुलेटर लीगल नोटिस भेजना चाह रहा था, दूसरी तरफ भारत सरकार का एक मंत्रालय 14 महीनों तक वो नोटिस रोके बैठा था, और उसी वक्त दूसरा मंत्रालय उसी ग्रुप में हजारों करोड़ रुपए डालने की योजना बना रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि मई 2025 में भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों ने LIC से करीब 3 अरब 90 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाने का प्रस्ताव तैयार किया।
ये योजना एलआईसी और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे मंजूरी दी। हालांकि बाद में इसे आउटरीच की वजह से कैंसिल कर दिया गया। जब इस योजना के जो दस्तावेज सामने आए उनमें एक लाइन थी जो सब कुछ कह देती है। इस निवेश का एक स्टेटेड मकसद था अडानी ग्रुप में भरोसे का संकेत देना और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करना। यानी सरकार खुद मान रही थी कि एलआईसी का पैसा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दुनिया को संदेश दिया जाए कि अडानी ग्रुप ठीक है। अब कोई भी आम आदमी से सवाल उठा सकता है कि अडानी ग्रुप सही है, यह मैसेज तो अडानी ग्रुप को देना चाहिए, सरकार मैसेज क्यों दे रही थी? इतनी मेहरबानी कहे थी भैया? जनता का पैसा एक प्राइवेट बिजनेसमैन की साख बचाने के लिए क्यों? इस समय राहुल गांधी का एक मजेदार ट्वीट भी आया। राहुल गांधी ने लिखा, पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फायदा अडानी का। एलआईसी और सरकार ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। एलआईसी ने कहा कि उसके निवेश के फैसले पूरी तरह स्वतंत्र हैं और कोई सरकारी दबाव नहीं। लेकिन जब दस्तावेजों में खुद लिखा हो कि मकसद अडानी में भरोसे का संकेत देना है, तो फिर ये स्वतंत्र निवेश कैसे हुआ? वैसे भी एलआईसी ने तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में मार्च 2024 तक 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। उसके बावजूद 33,000 करोड़ और प्लान पास कर दिया गया। क्यों? इन्वेस्टमेंट का तो बेसिक रूल है पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना। ये कैसा डाइवर्जन है जहां सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रुप को मिल रहा था? इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है फरवरी 2026 में। इस वक्त भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई। इस डील में भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% किया गया। सुनने में भारत के लिए अच्छी खबर लगती है। पहले टैरिफ 50% तक था, लेकिन अब 18% हो गया। लेकिन असली बात यह है कि इस डील में भारत ने बदले में क्या दिया? इस डील में भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 करने की सहमति जताई, रशियन ऑयल खरीदना बंद करने का वादा किया और अमेरिकी प्रोडक्ट्स की बड़े पैमाने पर खरीद का भरोसा दिया। और भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी और कोल जैसे प्रोडक्ट खरीदने का इरादा जताया। यानी तस्वीर यह है कि अमेरिका भारतीय सामान पर 18% टैरिफ लगाता रहेगा और भारत अमेरिकी सामान के लिए अपना दरवाजा 0 टैरिफ पर खोल देगा। एक डेवलपिंग देश एक डेवलप्ड देश के लिए 0 टैरिफ पर बाजार खोल रहा है, जबकि वो डेवलप्ड देश उस दूसरे देश के सामान पर 18% टैक्स वसूलेगा। WTA की गाइडलाइंस के अनुसार नियम यह है कि डेवलप देश को अपने यहां टैरिफ में छूट देनी होती है, लेकिन इस समझौते में तो एक डेवलपिंग देश ने टैरिफ 0 कर दिया। यह समझौता दुनिया के व्यापार इतिहास में एक अलग मिसाल है। इस एक तरफा डील को लेकर खूब सवाल उठाए गए। आखिर सरकार की क्या मजबूरी रही? क्या पीएम कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसा कि विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया? इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अडानी के मामले में कोई फैसला आ सकता है, और यही हुआ। 14 मई 2026 को अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में SEC के साथ प्रपोज सेटलमेंट दाखिल की। गौतम अडानी $60 लाख और सागर अडानी $1 करोड़ 20 लाख, यानी कुल मिलाकर $1 करोड़ 80 लाख, करीब 170 करोड़ रुपए फाइन देने पर राजी हो गए। और ये फाइन देते हुए दोनों ने न तो आरोप स्वीकार किए, न ही उनका खंडन किया। एक तरफ अडानी ग्रुप लगातार कहता रहा कि सब झूठ है, यह हमें डिफेम करने की साजिश है। दूसरी तरफ उसी ग्रुप के चेयरमैन और उनके भतीजे 170 करोड़ रुपए फाइन देने के लिए तैयार हो गए। अगर सच में कुछ हुआ ही नहीं था तो ये फाइन किस बात का? और अगर फाइन दे रहे हैं तो सब झूठ है वाली बात कहां गई? हालांकि यह सच है कि सेटलमेंट एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर है जिसमें डिफेंडेंट बिना गिल्ट माने केस खत्म कर सकता है। SEC सेटलमेंट्स में यह स्ट्रक्चर आम है। लेकिन सवाल यह है, अगर आप बिल्कुल निर्दोष हैं, अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आप जीत सकते थे, तो 170 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? केस लड़िए ना। यह सेटलमेंट सिर्फ सिविल केस के लिए है, तो क्रिमिनल केस जो था उसका क्या हुआ? वहां रणनीति और भी दिलचस्प है। अडानी ने अपनी लीगल टीम की अगुवाई के लिए रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर को हायर किया, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लॉयर भी हैं। गिफ्रा ने जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें 100 से ज्यादा स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन थी और दलील दी कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के पास ना तो पर्याप्त सबूत हैं और ना ही इस केस पर उनका अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड और थी जिसने सबका ध्यान खींचा। उस स्लाइड में यह भी कहा गया, अगर चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं तो अडानी साहब अमेरिकी इकोनॉमी में $10 अरब इन्वेस्ट करेंगे और 15,000 नौकरियां बनाएंगे। यानी एक तरफ लीगल आर्ग्यूमेंट, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ऑफर, एक ही प्रेजेंटेशन। नतीजा, डीओजे भी क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप करने की तरफ बढ़ रहा है। इस सेटलमेंट के बाद अडानी ग्रुप के लिए फायदा यह है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट फिर से खुल जाएंगे, डॉलर बॉन्ड्स इश्यू हो सकेंगे, विदेशी बैंक कर्ज देंगे और अडानी ग्रुप की जो एग्रेसिव एक्सपेंशन रुकी हुई थी वो फिर शुरू हो सकती है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखिए। नवंबर 2024 से मई 2026 तक 1.5 साल। इन 1.5 सालों में क्या क्या हुआ? अमेरिका के 2 बड़े लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने चार्जेस लगाए, स्टॉक्स गिरे, विदेशी निवेशक भागे।
भारत सरकार ने समन्स रोके, एलआईसी के हजारों करोड़ का पैसा लगाया, एक तरफा ट्रेड डील हुई, ट्रंप के पर्सनल लॉयर को हायर किया गया, 170 करोड़ का फाइन दिया गया और केस प्रैक्टिकली खत्म। भारत में जब अडानी पर आरोप लगे तो यहां जांच क्या हुई? सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की जांच की और सितंबर 2025 में 2 फाइनल ऑर्डर्स में कहा आरोप स्टैब्लिश्ड नहीं है। लेकिन सेबी ने अपनी जांचों की कोई कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक रिपोर्ट नहीं दी, जिससे तमाम डिटेल्स आम जनता की नजर से बाहर रही। और एसईसी के ब्राइबरी चार्जेस पर तो भारत में कोई जांच हुई ही नहीं। और जो जर्नलिस्ट इन सवालों को उठा रहे थे उनके साथ क्या हुआ? सितंबर 2025 में एक दिल्ली के कोर्ट ने अडानी एंटरप्राइज को यह अधिकार दे दिया कि वो जिस भी ऑनलाइन कंटेंट को डिफेमेटरी समझें उसे 36 घंटे में हटवा सकते हैं, बिना किसी जुडिशियल स्क्रूटनी के। इस ऑर्डर के दायरे में आए रवीश कुमार, ध्रुव राठी, पंकज गुहा ठाकुरता, अभिसार शर्मा जैसे बड़े नाम। और मोदी सरकार के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस ऑर्डर के तहत 138 यूट्यूब वीडियोस और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के निर्देश जारी किए। आखिर में सवाल सिर्फ अडानी का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जहां एक कारोबारी पर विदेशी एजेंसियां रिश्वतखोरी का आरोप लगाती हैं, लेकिन अपने ही देश में सन्नाटा पसरा रहता है। सवाल उस व्यवस्था का है जहां जनता के पैसों से चलने वाली संस्थाएं किसी प्राइवेट ग्रुप में भरोसे का संकेत देने के लिए हजारों करोड़ झोंक देती हैं। सवाल उस लोकतंत्र का है जहां आरोपों की जांच कम और सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने की कोशिश ज्यादा दिखाई देती है। यही तो क्रोनी कैपिटलिज्म का डेफिनेशन है। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बिना जवाब के खड़ा है वो ये कि अगर अमेरिका के एसईसी और डीओजे ने भारतीय सरकारी अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया तो वो अधिकारी कौन थे, किस मंत्रालय के थे, किस स्तर के थे और उन्होंने रिश्वत ली, तो क्या उनके खिलाफ कोई जांच होगी या फिर ये मान लिया जाएगा कि करप्शन इज नॉर्मल इन इंडिया, भ्रष्टाचार भारत के स्वभाव का हिस्सा है? क्या ये माना जाएगा और क्या ये मानना उचित होगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। राय कहां देंगे? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो आप अपनी राय दें, कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें। ना जुड़े हों तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों के बीच और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।